हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 का सीडीपी वाला पोर्शन देखने वाले हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, आज आपका पेपर था 7 जुलाई को। तो हमने पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट का। और इस वीडियो में हम पेपर 1 का जो सीडीपी आपसे पूछा गया था 30 मार्क्स का, उसकी आंसर की देखेंगे। तो फटाफट से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और डिटेल एक्सप्लेनेशन पर अभी नहीं जाएंगे, अभी बस आप लोग वीडियो को देखिए और इसके अकॉर्डिंग आप ये मैच कर लीजिए कि आपके आज के पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज आपसे पूछा गया है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। कब करते हैं ये आपसे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। बाकी ये कह रहा है उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है, नकारा जाता है, नहीं। रटने पर बल दिया जाता है, ये भी नहीं। और उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, ये भी सही नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, इसका कारण है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं और ये जो है सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है। और ये कौन सा सेट है मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के द्वारा ही ये भेजा गया था, सेट डी है ये आपका, ठीक है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दूसरा सेट रहा है तो उसमें जो क्वेश्चन है ना ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि आज आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में, जो सीखने वाले जो अक्षम बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहला है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, नहीं। नज़र कमजोर होने के कारण पढ़ने में कठिनाई, नहीं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 4। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर उनको क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ओके, ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 3। अब ये हमारा क्वेश्चन 4 आ चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि टीचर क्या होते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखते हैं, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में उन्नति, नहीं। सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं, यानी कि जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी विशेषता आपसे पूछी हुई है। तो ये है फ्रेंड्स आपकी सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, ठीक है, यानी कि प्रतीकात्मक खेल और जो जीववाद होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ आस्किंग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, यानी कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं। प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन, या उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान। हाँ, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हेरिडिटी से रिलेटेड पूछा हुआ है। देखिए ये ऐसा ही है, एक स्टूडेंट ने ये भेजा हुआ है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे क्लियरली। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है, यानी कि जो हमारी हेरिडिटी होती है वो किस चीज़ का निर्धारण करती है, ये पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला है सेक्स, दूसरा है जेंडर, तीसरा है शैक्षणिक सफलता और चौथा है सीखने की शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि जो हमारा हेरिडिटी होती है वो क्या करती है, सेक्स को निर्धारित करती है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। ये आप जानते ही हैं, बच्चों की लंबाई में वृद्धि और वजन में वृद्धि आपका क्या होता है, ये हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव चेंज, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो वाइगोत्स्की किस चीज़ की बात करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, यूज ऑफ इनर स्पीच, जिसे हम कहते हैं आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है पूछा है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका डेवलपमेंट अकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर। मैंने ये आपको पढ़ाया भी था कि जो आपका विकास होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर होता है, यानी कि चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रैखिक तरीके से। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, गाइडेड डिस्कवरी, यानी कि निर्देशित खोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में आपको बताना है कौन सा इसमें राइट होगा। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है, या फिर विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच, और हाँ ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट होगा कि ये जो हमारी समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 15। ठीक है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में हम बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ आप लोग अपनी आंसर की मैच कर सकें, इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, हाइंस, आप जानते ही हैं हाइंस की दुविधा, जो कि आपका कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड है। तो हाइंस की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती हैं, क्या तर्क देती हैं, कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है, ये आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, तो इनमें से कौन सी अवस्था में ये चीज़ आती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यांत्रिक उद्देश्य ये तो नहीं हो सकता, सामाजिक सरोकार और नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार, लोकतांत्रिकता, दंड की ओर उन्मुख नहीं। तो देखिए, इसमें या तो सेकंड ऑप्शन होगा या तो थर्ड ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, सेकंड ऑप्शन सही होगा या थर्ड सही होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन के लिए मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, तो CDP में इस क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इसका आंसर सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम अभी छोड़ के चलते हैं, और जैसे ही मुझे कोई प्रूफ मिलेगा उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पर मैसेज करके बता दूंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, वो खुद से कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लेक ऑफ एबिलिटी है, यानी कि योग्यता का अभाव है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्सन रीजनिंग से पूछा हुआ है। ठीक है, अभिकथन और कारण से पूछा हुआ है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए, क्वेश्चन है अभिकथन, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। सही है, क्योंकि हर बच्चे एक ही एज में बोलना स्टार्ट करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, है ना। कारण है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। आप जानते ही हैं, कोई बच्चे जल्दी चलना सीख लेते हैं, कोई चलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो इसका रीज़न ही ये है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला यहाँ पर नहीं होगा, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, ये विशेषता हमारी नहीं होगी आलोचनात्मक सोच की, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 90th हो गया। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी आपका अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आपका बना है ना, पिछली बार से थोड़ा ईजी बना है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, ओके, ये तो सही है। उसके बाद इसका कारण है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ओके, हाँ ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का कोई मैच नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सही व्याख्या कर रहा है, बट इंडिविजुअली ये दोनों अपने आप में सेंटेंस सही हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अभिकथन है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण है, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। यानी कि ये कह रहा है, कक्षा में जो हम समता करते हैं वो सिर्फ मानकीकृत पाठ्यचर्या से और आकलन से होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम कहेंगे अभिकथन सही है, लेकिन इसका कारण बिल्कुल गलत है, जो कि हमको ऑप्शन 4 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड पूछा हुआ है। और मैंने आपको जब आपकी प्रिपरेशन करवाई थी ना, तब मैंने आपको बोला भी था कि हार्वर्ड गार्डनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके पेपर 1 में भी क्वेश्चन बना है और पेपर 2 में भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है। और आप जानते ही हैं, इन्होंने कहा था कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। कौन सी नहीं है पूछा है, तो ये जो आपका रटने और दोहराने वाली चीज़ है, ये आपकी सही नहीं होगी। ठीक है, ये आप जानते भी हैं, रोट लर्निंग जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। कौन सा है ये आपको बताना है। तो सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम पहुँच चुके हैं। अभिकथन और कारण है ये भी, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कारण है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं इंडिविजुअली, लेकिन ये आपस में एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है कोई, ये हम नहीं कहेंगे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, इसका राइट आंसर यही होगा फ्रेंड्स कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये चीज़ हमारी बाल केंद्रित कक्षा में होती है, जहाँ पर बच्चों को मौके दिए जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकें। तो सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझने लगती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित कर रही है। तो यह प्रदर्शित कर रही है फ्रेंड्स एसिमिलेशन को, यानी कि समायोजन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी बाधा उत्पन्न होती है। आई थिंक यहाँ के थोड़े वर्ड्स जो हैं कट गए हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका संवेदनशील अवधि, यानी कि सेंसिटिव पीरियड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। तो ये पहचान है फ्रेंड्स आपकी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैंने आपको करवाया भी था, स्वलीन क्रम विकार, जहाँ पर बच्चे बार बार एक्टिविटी करते हैं एक ही काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा, यानी कि सीसी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। आप जानते हैं पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, बच्चे के बारे में सारा डेटा उसमें फिक्स्ड होता है। लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का,
सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पेपर 1 का CDP वाला हमने कर लिया और पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट हम कर चुके हैं और पेपर 1 के बचे हुए एक एक करके आप लोगों के लिए आते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपने आज कितना स्कोर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।